हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू नोवेल। यह सोल लैंड की नोवेल की समरी पर बेस्ड पार्ट 19 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। तांगसन ने कुछ कड़ी आवाज़ में कहा, इस बार हम वास्तव में इकट्ठे हुए हैं। इसी पल पांचों ने एक साथ एक दूसरे को देखा। अगले ही पल में सभी साओबू को देख रहे होते हैं। रोंग रोंग ने अपना मुंह ढक लिया। तुरंत ही उसकी आंखें लाल होने के साथ साथ उनमें आंसू भी होते हैं। जुजू क्वीन ने भी सांस छोड़ते हुए कहा, थर्ड वेदर, यह तुमने किया है, यह साओबू है। अरलोंग भी तांगसन और साओबू की ओर अपने ड्रैगन विंग्स की हेल्प से आ रही होती है। साओबू मेरी बेटी, तुम पर काफ़ी कठिन समय रहा। और तांगसन की बाहों से निकालते हुए तुरंत ही अपने गले से कसकर लगा लिया। अरलोंग भी साओबू को देखकर हद से ज़्यादा खुश थी। बाकी के फ्लाइंग सोल मास्टर अब फ्री हो चुके थे और तांगसन की पावर को देखकर हैरान थे। जिसे वह दुश्मन समझ रहे थे वह उनकी ही तरफ था। दाइमोबाई कहता है, चलो नीचे चलकर बात करते हैं। ये फ्लाइंग मशरूम ज़्यादा देर तक नहीं टिकते हैं। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। तांगसन नीचे उतरने के साथ सभी के पीछे चल रहा था। तांगसन के आने से तुरंत ही सनसनी फैल गई। सभी तांगसन को देखना चाह रहे होते हैं, लेकिन तांगसन खुद ग्रैंड मास्टर की तलाश में होता है। फ्लेंडर ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, ग्रैंड मास्टर को देख रहे हो? अब वह पहले वाले ग्रैंड मास्टर नहीं रहे। वह तुम्हारी तांग आर्मी के अलावा सभी सोल मास्टर के भी कमांडर हैं। एम्परर ने उन्हें किंग लानडियान, कमांडर ऑफ हेवन ड्यू सोल मास्टर रेजिमेंट के रूप में उपाधि दी है। यही नहीं, इंपीरियल कोर्ट रैंक सेकंड भी दी गई है। तांगसन ने पूछा, तो फिर फर्स्ट कौन है? तब फ्लेंडर ने तांगसन को देखते हुए बोला, क्या तुम्हें वह उपाधि याद है जो तुम्हें दी गई थी? तांगसन ने सिर खुजलाते हुए कहा, क्राउन प्रिंस के ट्यूटर जैसा कुछ था। फ्लेंडर ने दुखी होते हुए कहा, सब गुड़ गोबर कर दिए हो। वह न केवल क्राउन प्रिंस के ट्यूटर बल्कि किंग लैन हाउ की थी, और अब क्राउन प्रिंस की स्थिति के अनुसार तुम भी इंपीरियल ट्यूटर बन गए हो। यह रैंक ग्रैंड मास्टर से ठीक ऊपर है। तांगसन ने हैरानी से पूछा, क्या मैं? तांगसन को यह किसी शौक से कम नहीं लगा। 5 साल बाद वापस लौटने पर इंपीरियल ट्यूटर जिसे लाखों लोगों के ऊपर रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ साओबू, रोंग रोंग, जुजू क्वीन, अरलोंग अपना ग्रुप बनाकर रोते हुए साओबू के रिजरेक्शन की कहानी सुन रहे थे। यहाँ दाइमोबाई, ऑस्कर और माहुंगजुंग तांगसन के आसपास होते हैं, जो सभी तांगसन को बताते हैं, मैजेस्टी ने हमें शाही राजकुमारों के रूप में सम्मानित किया है। इतना सुनकर तांगसन ने कहा, बॉस दाई तुम भी? इस पर दाइमोबाई मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने अपने परिवार से संबंध तोड़ दिए हैं। इसी तरह से ये बातें कर रहे होते हैं, तभी कुछ सैनिक अलग होते हैं। चारों एल्डर आ रहे होते हैं। जैसे ही उनकी नज़र तांगसन पर पड़ी, सभी तुरंत ही एक घुटने पर तांगसन के सम्मान में आ गए होते हैं। तांगसन भी जल्दी से उनके पास गया। ये कोई और नहीं, तांगसेक्ट के चारों क्लैन के प्रमुख थे। तांगसन ने उन्हें आसानी से खींच लिया। इससे पहले कि वह बात कर पाते, तेज आवाज में अनाउंसमेंट होता है, मैजेस्टी आ रहे हैं। सभी सैनिक किसी पानी की लहर की तरह अलग हो गए। सुई बांग सबके सामने आ गया होता है। सुई बांग अपना हेलमेट उतारते हुए तांगसन को ग्रीड करता है और बोलता है, टीचर। सुई बांग भी तांगसन की न्यूज़ सुनने के कारण काफ़ी एक्साइटेड था, इसलिए वह खुद ही सीधा चला आया। लाखों की सेना के सामने एम्परर खुद ग्रीड कर रहा है। यह देखते हुए सभी के सभी चौंक गए होते हैं। उनमें से कोई भी कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कोई नहीं समझ पा रहा था आखिर ये तांगसन क्या चीज़ है। तांगसन भी सुई बांग के ग्रीड करने के साथ झुक गया। आपको क्या लगा तांगसन एम्परर के सामने झुक गया है? बेशक नहीं, सुई बांग के पीछे ग्रैंड मास्टर आ रहे होते हैं। यह मंजर ही कुछ अजीब सा लगा। केवल जो लोग तांगसन को जानते हैं वही जान सकते हैं यह क्या हो रहा है। तांगसन ने भी सुई बांग के ग्रीड को एक्सेप्ट करते हुए आगे आया। तब सुई बांग ने तांगसन का हाथ पकड़ लिया। तब तांगसन बोला, मैजेस्टी आप यह क्या कर रहे हो? अब आप एक एम्परर हो और लाखों की आर्मी के लीडर भी। निश्चित ही ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर सुई बांग बोलता है, मुझे नहीं लगा था आप पकड़ लोगे। लगता है हेवन भी मेरी हेल्प कर रहा है। तांगसन कहता है, मैं फ्रंट लाइन के ट्रूप्स को नहीं समझ सकता, लेकिन जब मैं आ गया हूँ तो मैं निश्चित ही मैजेस्टी का बोझ कुछ हल्का करने की कोशिश करूँगा। तभी सुई बांग ने भीड़ की तरफ सिर घुमाते हुए कहा, मेरे ऑर्डर को सुनो।
सभी के सभी लोग एक घुटने पर आ गए। सुईबांग तांगसन का परिचय देते हुए कहता है, आज मेरे टीचर तांग सेक्ट के मास्टर किंग लैन हाओ तांगसन वापस आ गए हैं। इसके बाद टीचर के ऑर्डर मेरी ही ऑर्डर की तरह हैं। जहाँ भी मेरे टीचर जाते हैं वह मेरी ही प्रेजेंस की तरह होगा, ज़मीन से आसमान तक। लॉन्ग लाइफ योर मैजेस्टी, लॉन्ग लाइफ किंग लैन हाउ के नारे गूंज पड़े। तांगसन ने तुरंत ही सी गॉड ट्राइडेंट को उठाया और सी गॉड की लाइट के कारण वह किसी गोल्डन पिलर की तरह दिखाई दिया। तांगसन की आवाज़ सेना के कोने कोने तक गूंज गई, जीत हमारी है। सुईबांग भी तांगसन के हाथों में उस गोल्डन ट्राइडेंट को देखकर चौंक गया था। साथ ही तांगसन के ऑरा को भी फील किया, जो उसे उसके ओल्ड मास्टर की तरह ही लग रहा था। सुईबांग तांगसन से कहता है, टीचर मेरे वाइस कमांडर होने के बारे में आपका क्या ख्याल है? तांगसन ने अपना सिर हिलाया और कहता है, मैजेस्टी मैं सेना की लड़ाइयों को नहीं समझता हूँ। मुझे लगता है कि मैं दुश्मन के सबसे पावरफुल सोल मास्टर को रोकने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं तांग आर्मी को लीड करने में हेल्प करूँगा। एक बार जब हम वुहान हाल के सोल मास्टर के लीजेंस का सामना करते हैं तो यह मुझ पर और टीचर पर छोड़ दें। हम वुहान हाल के पावरफुल सोल मास्टर को युद्ध के मैदान में इंटरफेयर करने से रोकेंगे। ग्रैंड मास्टर ने तांगसन को देखते हुए भौं चढ़ा ली और कहते हैं, लिटिल सन, उसका कारण यह है कि वुहान एम्पायर के सोल मास्टर लीजेंस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। तो ग्रैंड मास्टर को लगा तांगसन ऐसा नहीं कर पाया तो उसके कहे अनुसार आर्मी को काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ ही सुईबांग भी धीमी आवाज़ के साथ तांगसन को ऐसा ना करने के लिए कहता है। इसके बाद तांगसन उन्हें उसकी जानकारी और एनालाइज बताने लगता है वुहान हाल के सोल मास्टर और पावर के बारे में। इस पर सुईबांग भी एग्री हो जाता है। अब यहाँ पर ग्रैंड मास्टर भी अपनी पूरी जानकारी तांगसन को देते हैं। इसी के साथ सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। ग्रैंड मास्टर ने तांगसन से कहा, क्या तुम श्योर हो? इस पर तांगसन कहता है, जब तक बीबी डोंग और वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यानडोलियो मेरे पास नहीं आते हैं तो मैं निश्चित रूप से ही वुहान हाल के 20,000 सोल मास्टर को ब्लॉक कर दूंगा। इसके अलावा और कुछ भी है जो मैंने आपको नहीं बताया है। मैं क्लियर स्काई स्कूल से अभी वापस आया हूँ, वह भी हमारे साथ हैं। वह लेटर पाकर जल्दी ही आते होंगे। साथ ही तांग हाउ की भी बताता है। यह सब जानकर ग्रैंड मास्टर ने भी राहत की सांस ली। जो तुमने अभी कहा था तो यह ठीक है। उससे सुईबांग का आत्मविश्वास बढ़ा दिया था, क्योंकि उसने परिस्थितियों से मजबूर होकर न चाहते हुए सेना को भेजा था। तांगसन भी सिर हिलाते हुए कहता है, मैं ज़्यादा तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम सातों वास्तव में ग्रैंड सोल लैंड मास्टर की बराबरी करने के लिए पर्याप्त हैं। और इसी तरह इनके बीच बातें चलती रहती हैं। तभी तांगसन बताने वाला था कि वह सच में ग्रैंड सोल लैंड मास्टर बन चुका है। तभी डूगोवो को आता हुआ देखकर रुक जाता है, जो इन्हीं के पास आ रहा होता है। डूगोवो कहता है, ओल्ड फ्रीक, तुम अब भी हमेशा की तरह ही हो, सॉफ्ट से। डूगोवो भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सका और एक्साइटेड होते हुए तांगसन को ज़बरदस्ती गले से लगा लिया। डूगोवो को आता देख बाकी 4 एल्डर भी आ गए होते हैं और तांगसन के 5 सालों के एक्सपीरियंस को पूछने लगते हैं, ऐसा क्या हुआ जो तुम लोगों की पावर इतनी अधिक बढ़ गई है? डाइमोवाई ने अभी तक कुछ भी नहीं बताया होता है। दरअसल तांगसन ने पहले ही सी गॉड आयरलैंड की बातों को सीक्रेट रखने का फैसला कर लिया था। तांगसन बताता है, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं बताता। साओबू का रिजरेक्शन और क्लियर स्काई स्कूल के बारे में भी बताता है। यहाँ यांग वुडी भी था, जो क्लियर स्काई स्कूल से काफ़ी नफरत करता है, लेकिन उसने किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह तो बस तांगसन के ट्राइडेंट को ही देख रहा होता है और इनके बीच इसी तरह से हंसी मजाक चल रही होती है। तभी यांग वुडी टोकते हुए कहता है, सेक्ट मास्टर, यह ट्राइडेंट कहाँ का है? इसे देखते हुए मेरी धड़कन तेज हो रही है। यहाँ तक मेरी सोल पावर भी अनस्टेबल है। सोल ब्रेकिंग स्फीयर भी नहीं चाहता है कि मैं उसे रिलीज़ करूँ। अंकल स्वार्ड कहते हैं, यह तो बिल्कुल सामान्य सी बात है। यहाँ तक कि इसने मेरी 7 किल स्वार्ड को भी दबा दिया था। अंकल स्वार्ड, जो पहले तांगसन के मिलने के बाद तुरंत ही गायब हो गए थे, अब वह और साथ में अंकल बॉन और चीफ निंगफिंग भी आ जाते हैं। यहाँ अभी इन सभी का मेल मिलाप और हंसी मजाक ही चलता रहता है। निंगफिंग जी जोर से हंसते हुए कहते हैं, अभी अभी अंकल चैन सिंह को कहते सुना कि आपके पास कोई वेपन है, यहाँ तक कि उसकी तुलना 7 किल स्वार्ड से भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हूँ।
क्या उसे बता सकते हो वह क्या है? तांगसन चीफ निंगफिंग को अच्छे से जानता था, इसलिए उनसे छिपाने का कोई इरादा नहीं था। सी गॉड ट्राइडेंट को जमीन पर दबा दिया और कहता है, सी गॉड ट्राइडेंट का वजन 1,08,000 जिन भारी है। इतने सरल शब्दों को सुनकर भी सभी के दिमाग फट पड़े। 1,08,000 जिन भारी। उन्हें यह शब्द आसमान के गिराए जाने जैसे लग रहे थे। अंकल स्वार्ड कहते हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उनकी तलवार को क्यों रोक दिया गया था। आगे कहते हैं, बधाई हो सेक्ट मास्टर, यह डिवाइन ऑब्जेक्ट निश्चित ही वुहान हाल के खिलाफ एक तेज हथियार साबित होगा। इनकी इसी तरह से आगे बातें चलती रहती हैं। कुछ समय में आर्मी फिर से मार्च करना शुरू कर देगी। सभी अपने अपने चार्ज पर लौट गए होते हैं। तांगसन भी अपनी टुकड़ी के पास आ जाता है। एल्डर टाइटन आर्मी के बारे में पूरी जानकारी तांगसन को देता है और इसके साथ जो तांगसन को बता सकता था वह सबकी जानकारी तांगसन को देता है। इस एक दिन में लाखों की आर्मी ने पूरे 200 ली की दूरी को कवर किया होता है। रात होने पर यह अपना कैंप लगाते हैं और इसी तरह से 5 या 6 दिनों में बॉर्डर के पास पहुंच जाएंगे। यह सभी रात में इकट्ठा होते हैं। तभी एक कमांडर आकर इन्हें जानकारी देता है। एडवांस स्काउट्स की रिपोर्ट है, वुहान एम्पायर ने अपनी सेना को जिंगलिंग पास से पहले इकट्ठा किया है और यह भी उसी के अनुसार प्लान बनाते हैं। जिंगलिंग पास के पहले और पीछे समतल मैदान है। अगर हम ज़बरदस्ती अंदर घुसे तो हम निश्चित रूप से अपनी सेना की पूरी पावर दिखा सकेंगे। यदि अटैक ना भी कर सके तो भी पीछे का मैदान हमारे पीछे हटने के लिए सही है। साथ ही मैदानी इलाकों में हमारे एम्पायर की 3 मेन सिटी एक दूसरे की निगरानी कर रहे हैं। पीछे हटने या बचाव करते समय हमें एक बार में 1000 ली का धक्का नहीं लगेगा। सुई वांग ने भी सिर हिलाया और कहता है, हम जियालिंग पास पर अटैक करने के बारे में सोच रहे हैं। वुहान हाल भी इसी का अनुमान लगाएगा। जियालिंग पास खाड़ी वाली ज़मीन है और इसे पहाड़ों का यूज़ करते हुए बनाया गया है। 200 मीटर की ऊंची और मोटाई वाली दीवार है। वुहान हाल एम्पायर का सामना करते समय हमारे लिए इसे तोड़ना मुश्किल होगा। मार्शल जीलोंग कहते हैं, मैजेस्टी, हम वुहान एम्पायर के साथ फाइट करना चाह रहे हैं। वर्तमान में भले ही वुहान एम्पायर लोहे की दीवार की तरह दिखता है, लेकिन उन्होंने बहुत पहले अपना एम्पायर नहीं बनाया है और हर राज्य और डची के अपने अलग स्वार्थी उद्देश्य हैं। एक्सीडेंटली युद्ध होने पर हमें कुछ नुकसान होगा, लेकिन उनका नुकसान राज्यों और डचियों की सेना से होगा। उनके लिए नुकसान होने से बचाना मुश्किल होगा और नुकसान बढ़ने पर इससे वुहान हाल की मेंटेलिटी बुरी तरह बिगड़ जाएगी और हम जो करेंगे वह हमारी सेना और दुश्मन के बीच जितना संभव हो सके नुकसान के रेशियो को नियंत्रित करने के लिए होगा। स्टारलुओ एम्पायर के रिएक्शन को भी जोड़ते हैं तो युद्ध जारी रखने के लिए परिस्थितियां केवल हमारे लिए अधिक से अधिक फायदेमंद होगी, लेकिन यह सब वुहान हाल के सोल मास्टर लीजेंड्स को रोकने में सक्षम होने पर आधारित है और ग्रैंड मास्टर से उनकी राय देने के लिए कहता है। तब ग्रैंड मास्टर कहते हैं, किंग लैन हाउ ने इसके लिए पहले ही मैजेस्टी से प्रॉमिस कर दिया है। वह वुहान एम्पायर के सोल मास्टर लीजेंड्स को ब्लॉक करेगा, साथ ही जितना संभव हो सके सेना के नुकसान को कम करेगा। मार्शल जीलोंग तांगसन की ओर तिरछी निगाहों से देखते हैं क्योंकि तांगसन के पास अभी सैन्य मामलों की कोई भी उपलब्धि नहीं थी। तांगसन से पूछने पर तांगसन कहता है, युद्ध का मैदान असंख्य परिवर्तनों का घर है। मैं यह नहीं कह सकता कि हम किस हद तक वुहान एम्पायर के सोल मास्टर को ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि टीचर ने कहा, हम मैन पावर को कम से कम नुकसान होने देने के लिए अपना सब लगा देंगे। लेकिन मेरे कुछ प्रश्न हैं। जी लांग कुछ चिढ़ते हुए कहता है, क्या प्रश्न है? जी लांग की नज़रों में तांगसन की एज कुछ भी नहीं है, भले ही वह जानता है इन्होंने वुहान हाल की गोल्डन जनरेशन को हराया था। इस पर उसे लगता है तांगसन सिर्फ एक प्रतिभाशाली युवा सोल मास्टर है, लेकिन जहां वह बैठा हुआ है उसे मैजेस्टी ने सिर्फ अपनी जान बचाने के कारण बिठाया है। तांगसन वास्तव में अपनी सीट पर बैठा था, जो सीट कमांडर के टेंट में थी। तब तांगसन उसे समझाता है, मैं युद्ध को नहीं समझता हूँ। स्वाभाविक रूप से सभी ग्रैंड मास्टर की व्यवस्था के अनुसार काम किया जाना चाहिए, लेकिन जिस भी युद्ध में सोल मास्टर भाग लेते हैं वह बहुत ही अलग होंगे। वे जरा में काफ़ी उथल पुथल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं वुहान एम्पायर की बीबी डोंग होती तो मैं निश्चित रूप से एक सोल मास्टर स्क्वाड्रन को
हमारी सेना को पीछे से घेरने के लिए भेजती। ग्रैंड मार्शल सही हैं, हम युद्ध में वुहान हाल से बिल्कुल नहीं डरेंगे। हमारी सेना एक है, पूरा देश हमारे पीछे है। लेकिन जब हम जियालिंग पास से वुहान एम्पायर के साथ स्ट्रगल की फाइट कर रहे होंगे और बीबी डोंग सोल मास्टर को हमारे पीछे की तरफ भेजने के साथ हमारे रिसोर्स को नुकसान पहुंचाती है, तो उस समय शायद, कहते हुए तांगसन रुक जाता है। तांगसन के इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझकर न केवल जीलोंग के थॉट बदल गए बल्कि सुई वांग का चेहरा भी तुरंत भद्दा सा हो गया। मार्शल जीलोंग कहते हैं, मैंने अपने रिसोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए विशेष रूप से 4 हल्के घुड़सवार सेना के टुकड़ियों को भेजा है। वहाँ पर कोई भी उनसे भिड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए नहीं कि वह पावरफुल हैं, बल्कि इसलिए कि उनके साथ लाखों की सेना भी है। तांगसन की बातें सुनकर मार्शल जीलोंग कुछ बेचैन से हो उठते हैं। आगे तांगसन कहता है, एक सोल मास्टर की पावर की तुलना एक सामान्य सैनिक से नहीं कर सकते हैं। यदि बीबी डोंग जियालिंग पास में छिपी रहती है तो एक बार हमारी आपूर्ति के टूट जाने के बाद उस समय हमारे लिए पीछे हटना मुश्किल हो सकता है। इस बार जीलोंग ने तांगसन की बातों पर गौर किया। वह जितना उसे समझ रहा था उसके हाव भाव उतने ही क्रूप होते जाते हैं। वास्तव में यदि बीबी डोंग ने बड़ी संख्या में सोल मास्टर को परेशान करने के लिए भेजा तो हमारी इंपीरियल आर्मी खुद ही अपनी खामियों को दिखाने लगेगी। इसके अलावा इनकी यदि आपूर्ति कट जाती है तो यह सेना खुद ही कुछ ही दिनों में अपने आप ही गिर जाएगी। तांगसन की बातें सुनकर अब मार्शल जीलोंग इसे प्रोटेक्ट करने की सिफारिश करते हैं, साथ में तांगसन की भी प्रशंसा करते हैं। सुई वांग तांगसन को देखते हुए कहता है, टीचर आप क्या करोगे? तांगसन कहता है, मेरे तांग सेक्ट के स्पीड हॉल के डिसाइपल सबसे अच्छे स्काउट हैं। मुझे हर दिन आसमान में 100 स्काउट चाहिए हैं। उसके बाद एक पावरफुल क्विक रिस्पॉन्स सोल मास्टर की फोर्स चाहिए जो किसी भी वुहान एम्पायर के सोल मास्टर को तुरंत ही घात लगाकर मार सकें और साथ ही रसद को प्रोटेक्ट करें। इस प्रकार के सहयोग से मार्शल जीलोंग के अनाज की रखवाली करने वाले सैनिकों के लिए सुरक्षा की गारंटी देने में सक्षम होने चाहिए। तांगसन की बातें सुनकर ग्रैंड मास्टर ने बार बार सिर हिलाया और इसी तरह से सभी तांगसन की बातों से एग्री होते हैं। अब तांगसन खुद के टेंट में लौट आता है। तांगसन ने चर्चा से पहले ही रियर गार्ड के लिए उम्मीदवारों का चयन कर लिया था। यह सिर्फ 100 स्पीड हॉल के डिसाइपल के साथ 7 श्रैक डेविल्स थे, क्योंकि 7 श्रैक डेविल्स से अच्छे तरीके से क्विक रिस्पॉन्स और कौन दे सकता था। इसके साथ ही तांगसन ने खुद को इस आपूर्ति गार्ड के मिशन के लिए नियुक्त कर लिया था, क्योंकि वह सेना में नहीं रहना चाहता था। सेना के मामलों को केवल दाइमोबाई ही समझ सकता है और सबसे बड़ी बात तो यह सब फ्री रहना चाहते हैं। सुबह होने के साथ इन्होंने अपना कैंप छोड़ दिया। दूर से ही गायब हो रही मिलियन मैन आर्मी को देखकर माहुंगजुंग और तांगसन ने एक लंबी सांस छोड़ी। माहुंगजुंग कहता है, थर्ड ब्रदर तुम सच में हमें समझते हो। सेना के साथ होना कितना असहज होता है। बस चलते ही रहो, ना ही कल्टीवेशन का समय और ना ही कुछ और। माहुंगजुंग को इस प्रकार से शिकायत करते हुए देखकर साओबू भी खिलखिलाकर हंस पड़ी और कहती है, ऐसा लगता है हमारी ज़िंदगी वास्तव में थकाऊ है। तांगसन का मूड साओबू के डिम्पल को देखते ही अच्छा हो गया। माहुंगजुंग से कहता है, यदि मैं तुम्हें 9 तांग सेक्ट के ट्रायल के साथ सेक्ट लीडर का चार्ज, उसी के साथ किंग लैन हाउ की उपाधि भी तुम्हें सौंप दूं तो क्या कहोगे? इस पर माहुंगजुंग कहता है, मुझे लुभाने की कोशिश मत करो, हम तो बादल के समान हैं, कहीं भी कभी भी। तभी ऑस्कर तांगसन से पूछता है, ब्रदर तुम्हारा 8th टेस्ट ट्रायल कैसा चल रहा है? तुम्हें और साओबू को छोड़कर सभी के टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। बाद में हमें भी तुम्हारे साथ सी गॉड आयरलैंड पर लौटना है, तो कब जाना है? इस पर तांगसन उसकी स्थिति को बताता है। अब हाफ टेस्ट खत्म हो चुका है, वह कुछ सोल रिंग और आखिरी सोल बोन की कमी है। यदि खत्म करना होता तो मेरे लिए स्टार ड्यू ग्रेट फॉरेस्ट ही काफ़ी होता, लेकिन इस तरह युद्ध के माहौल में मेरी ज़रूरत पहले यहाँ है। तभी दाइमोबाई आकर कहता है, इसके बारे में बात बंद करो, और तांगसन से कहता है, लिटिल सन तुम साओबू को वापस ले आए हो, इसका मतलब पहले ही 90+ हो गए हो। ये क्या कहानी है बताओ? कल पता नहीं चल पाया था। तांगसन ने आह भरते हुए तुरंत ही साओबू को बाहों में खींच लिया और फिर साओबू की पूरी कहानी बताता है। दोस्तों इस चैप्टर में केवल
आर्मी और इनके अटैक की जानकारी दी गई है। सभी लोग यहाँ वहाँ से प्लान ही बनाते रहते हैं, इसलिए हमने इसे काफ़ी शॉर्ट किया है। यदि आप इसे आगे डिटेल में जानना चाहो तो हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। यह वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।